अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब लोगों को। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो काइंडली सबसे पहले मुझे ये कंफर्म कर दें कि आप सब लोगों को मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन जो मैंने आपको शेयर की है वो आप सब लोगों को क्लियर है। अगर स्क्रीन क्लियर है, आवाज़ क्लियर है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स। सबसे पहले वेलकम करते हैं आपको लेक्चर नंबर 1 में। उसके बाद अपना टाइम वेस्ट किए बगैर ही हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस फील्ड के अंदर, स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंसी की फ़ील्ड के अंदर आपको क्यों आना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट आपको हो सकते हैं, ये फ़ील्ड कैसी है, इसकी नेचर क्या है। ठीक है, इसकी अर्निंग किस रेशो से होती है, इसमें दरअसल आपको इस फील्ड के अंदर काम क्या करना पड़ता है। ठीक है, आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि आप सब लोग एक स्टूडेंट वीज़ा कंसल्टेंट, मतलब कि कंसल्टेंट का मतलब होता है कि आप किसी को गाइड करते हो। स्टूडेंट वीज़ा का मतलब होता है कि आप उसका A to Z प्रोसीजर, मतलब कि स्टूडेंट वीज़ा है अगर, तो उससे पहले एक प्रोसीजर होता है एडमिशन के लिए। ठीक है, आप अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में उसका एडमिशन वगैरह सिक्योर करवाते हैं, उसकी स्कॉलरशिप सिक्योर करवाते हैं। देन जाता है आपका प्रोसीजर स्टूडेंट वीज़ा की तरफ। ठीक है, तो देन आप स्टूडेंट वीज़ा की फाइलिंग वगैरह करवाते हैं और आपका जो केस है वो क्लोज़ होता है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं, सारा ही इंशाल्लाह हम इस बैच के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस फील्ड की नेचर क्या है, इसको क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए, इसमें आप क्या क्या चीज़ें लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं, आपका अपना फ़ायदा, अगर आप काम नहीं करना चाह रहे तो आपका अपना क्या फ़ायदा हो सकता है इस फील्ड से। ठीक है, सबसे पहले आप सब लोगों को आइडिया है कि ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक फील्ड है। ठीक है, आप जस्ट देखेंगे कि इनके जो मेजर सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे जस्ट इसके रिलेटेड काम हो रहा है। जैसे कि आप देखेंगे रावलपिंडी में हो रहा है इसके रिलेटेड, इस्लामाबाद में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, बाकी मुल्तान में हो रहा है। बहुत ही मतलब कि कम ऐसे आपको सिटीज़ मिलेंगे इनके अलावा जहाँ पे इनके कंपनीज़ हैं, मिलेंगी, बट एक से दो लोग, एक से दो ऑफिसेज वगैरह मिलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मल्टीपल वे आपके पास अर्न करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले ये है कि जो भी आप चीज़ें कोर्स में सीखते हैं उसको एज अ जॉब भी आप डील कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में जाएं, अपना इंटरव्यू दें, इंशाल्लाह जितनी भी आपको इस कोर्स के अंदर चीज़ें सिखाई जाएंगी वो आप सीखते हैं, अच्छे से उनको नोट डाउन करते हैं, अपने माइंड में बिठाते हैं। इंशाल्लाह आप कहीं पे भी इंटरव्यू देते हैं तो आपको कहीं पे भी इंशाल्लाह रिजेक्शन नहीं आने वाली। ठीक है, एज अ जॉब आप काम कर सकते हैं, उसके अलावा आप एज अ फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। ठीक है, वो आपको पता है कोई भी फील्ड है उसमें आप फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। फ्रीलांसर आपको पता है कि आप घर बैठे काम करते हैं, जैसे कि रिमोट जॉब आप कर सकते हैं इस पे। ठीक है, इसके अलावा आप बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत ही ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, और इसके अंदर जो अर्निंग होती है वो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, वो जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे एक आपको अगर मैं अर्निंग बता दूँ कि देखें, फॉर एग्जांपल आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं स्टूडेंट का। ठीक है, आप फिक्स चार्जेस होते हैं आपकी कंसल्टेंसी के। ठीक है, 1 लाख होते हैं, 2 लाख होते हैं। वो 1 लाख 2 लाख यही नहीं होता कि आपने एडमिशन अप्लाई करना, प्रॉपरली उसका हर यूनिवर्सिटी के लिए सबसे पहले तो उसकी प्रॉपर आपने असेसमेंट करनी है, काउंसलिंग करनी है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि असेसमेंट क्या होती है, काउंसलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी, उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उसका कोर्स, जारी बात है कोर्स तो वो अपने रिलेटिव कोर्स में जाता है। उसके अलावा कंट्री उसके बजट के अकॉर्डिंग और उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप देखते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, फिर हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग आप एसओपी बनाते हैं, सीवीज बनाते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाते हैं, खुद जो बनाने होते हैं वो खुद बनाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, 4 से 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, अगर स्टूडेंट कहता है तो 10 यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद कोई भी यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आ रहा है या कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट आ रही है, डेली बेस के ऊपर आप स्टूडेंट को अपडेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब उसका फाइनल एडमिशन आता है
उसकी फ़ीस वगैरह का आपने सारा अरेंजमेंट करना होता है। सारी बात है, अरेंजमेंट तो उसने करनी है, बट आगे आप पे करें या वो पे करे, उसके बाद आपका वो यूनिवर्सिटी आपको द फाइनल, मतलब कि फ़ाइनल जो इनरोलमेंट वाला लेटर होता है वो देती है। फिर आप उसको वीज़ा की तरफ लेके जाते हैं, फिर वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाते हैं उससे, फिर वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकती हैं कि इसका जो स्कोप है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद आइडिया है कि इसका जो स्कोप है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। इवन के बहुत सारे बच्चे अब बैचलर में एडमिशन ही नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि जो यूरोप है, जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, वो आफ्टर एफएससी, आफ्टर इंटरमीडिएट ही आपको अलो करती हैं कि आप बैचलर में वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इवन के कुछ कंट्रीज़ जैसे कि यूके हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, वो आफ्टर मैट्रिक भी आपको अलो करते हैं। और जो लोग उनका बजट वेल कर सकते हैं, वो वहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। वो बिल्कुल भी पाकिस्तान की एजुकेशन के ऊपर उनका एतबार ही उठ चुका है। आपके सामने है, आप डिग्री लेते हैं, 16 साल की डिग्री आपके पास होती है, आपको क्या फ़ायदा होता है? कुछ भी नहीं। ना ही आपकी डिग्री का फ़ायदा होता है, ना ही आपको मार्केट के अंदर फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आप बाहर से जाके डिग्री करते हैं, बैचलर की डिग्री कर लेते हैं, 4 साल वहाँ पे गुजारते हैं। कुछ कंट्रीज़ 3 साल की बैचलर की डिग्री करवाती हैं, वहाँ पे 3 साल गुजारते हैं। आप उन 3 साल के अंदर एज अ पार्ट टाइम वर्क करके ही वहाँ पे पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा अर्न कर रहे होते हैं। अगर पाकिस्तान में कोई बैठ के 50,000 कमा रहा है 10 घंटे काम करके, वहाँ पे आप 4 घंटे काम करके उससे 3 टाइम 4 टाइम एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। आप वहाँ पे 5-6 लाख रुपया अर्न कर रहे हैं जस्ट 3 to 4 आवर वर्क करके, ठीक है। आप इसका ग्रोइंग लेवल चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान में हर बंदा स्टडी अब्रॉड के वाले से इंटरेस्ट है, हर बंदा स्टडी अब्रॉड के वाले से इंटरेस्ट है। आप लोगों को सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकते तो आप अपने लिए अप्लाई करें। आपके सामने है कि कंसल्टेंसी वाले कितने फीसिस चार्जेस करते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, जो अच्छे हैं वो 2, 2.5, 3 लाख भी चार्जेस करते हैं, ठीक है। आप उनको चार्जेस देने की बजाय आप कोर्स से सारी चीज़ें सीखें, आप अपने लिए खुद अप्लाई करें, एडमिशन के लिए अप्लाई करें, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको आइडिया देंगे कि वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं। आप अपना केस खुद हैंडल करें, आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और हर चीज़ आपके पास अवेलेबल होगी, किसी कंसल्टेंट की हेल्प की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसमें सर्विसेज क्या दे सकते हैं आप, ठीक है। अभी जस्ट आपको जो इस कोर्स के अंदर बताया जाएगा वो स्टूडेंट वीज़ा बताया जाएगा और वर्क वीज़ा बताया जाएगा। उसमें क्या होगा कि वर्क वीज़ा, एक तो आपको पता है कि सब लोग जिस तरह का वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं उस तरह का नहीं, ठीक है। जस्ट अप्लाई किया, वीज़ा आया और चले गया। हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने किसी भी कंट्री, थर्ड कंट्री के अंदर पहले जॉब में अप्लाई करना होता है पाकिस्तान में बैठे। जब वो आपको ऑफ़र लेटर प्रोवाइड करते हैं तो देन आपने उस ऑफ़र लेटर की बेस के ऊपर अप्लाई करना होता है वर्क वीज़ा के लिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपके चार्जेस बहुत कम लगते हैं। इवन कि आप अगर किसी के पास कभी गए होंगे कि डायरेक्ट वीज़ा, वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए, अगर आप किसी एशियन कंट्री के, जैसे कि ज़्यादातर लोग जाते हैं सऊदी अरेबिया, दुबई, ओमान, कतर, ठीक है, यहाँ पे अक्सर जाते होंगे, आप लोगों को आइडिया भी होगा। किसी भी कंसल्टेंट के पास चले जाएं, वो आपको 15 लाख से कम बात ही नहीं करेगा, ठीक है। वही आप पाकिस्तान में बैठे किसी सऊदी अरेबिया की कंपनी में अप्लाई करें, आपको वो ऑफ़र लेटर दे देती है, ठीक है। आप उसके बाद वीज़ा के लिए अप्लाई करें, आपके पास जस्ट एक्सपेंस वही आएगा जो आपने वीज़ा के ऊपर करना है, जैसे कि यूनिवर्सिटी एम्बेसी की फ़ीसेस वगैरह देनी है आपने, जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपका एक्सपेंस आता है वो करेंगे आप, ठीक है। इससे हट के कोई एक्सपेंस नहीं आएगा। और आप टोटल अगर कैलकुलेट करें तो 1 लाख भी नहीं आपका लगता, ठीक है। एजेंट सिर्फ अर्न कर रहे हैं आपसे, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है कि कैसे काम करना है। आप खुद सारी चीज़ें कर सकते हैं, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी अर्निंग वगैरह आप दे सकते हैं इस फील्ड के अंदर। अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, स्टार्टिंग आप लेते हैं, आपको किसी भी जगह का एक्सपीरियंस नहीं है,
आप 40-45 के से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्लस कमीशन। आप अगर एज अ फ्रीलांसर किसी कंपनी के साथ काम करते हैं तो आप इजीली अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस में तो आपको पता है कि जितनी आप स्ट्रगल करते हैं उतनी आपकी अर्निंग होती है, ठीक है। ठीक है, अभी स्टूडेंट वीज़ा पे हम देखेंगे कि स्टूडेंट वीज़ा के कुछ पार्ट हैं। अभी यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ है कि मैंने ऑल प्रोसेस इन पेड कोर्स, आगे मैंने पेड कोर्स की जो पीडीएफ्स बनाई है वो भी आपको सारी शेयर करूँगा। आपने ऐसा नहीं समझना कि यहाँ पे पेड कोर्स लिखा है तो हम अनपेड है, ठीक है। ये जस्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें बताने वाली थी इस पीडीएफ के अंदर, तो वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। जो स्टूडेंट वीज़ा होता है ना, उसके 3 पार्ट होते हैं, दरअसल 2 से 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला, काउंसलिंग करनी होती है आपने, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट आपके पास आता है उसकी प्रोफाइल आपने पूछनी होती है। प्रोफाइल में आप उससे पूछते हैं कि भाई आपकी एजुकेशन क्या है, एजुकेशन में आपके परसेंटेज क्या है, जो आपकी लास्ट एजुकेशन है वो कौन से ईयर में आपने कंप्लीट की थी, ठीक है। उसकी एज पूछते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप, जारी बात है आपको हर कंट्री का डाटा आपके पास है, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर उसको सजेस्ट करते हैं कि ये वाला कंट्री आपके लिए सूटेबल है, ये वाला कंट्री आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। बाकी कंट्री आप देखो वहाँ पे बजट एक तो ज़्यादा है, दूसरा वो वहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट ज़्यादा या कम हो सकती है, ठीक है। आपने फिर उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उसको सजेशन देनी होती है। जब आप उसको सजेशन दे देते हो वो ओके कर देता है कि ठीक है ये कंट्री सूटेबल है मेरे लिए। उसको आप अर्निंग शर्निंग का बताते हैं कि वहाँ पे पार्ट टाइम वर्क कितना लो है, उस कंट्री में जाने के फ़ायदे कितने हैं, बेनिफिट्स कितने हैं, ठीक है। उसके बाद वो प्रोसेसिंग की तरफ आते हैं। प्रोसेसिंग में ज़ाहिर सी बात है फिर आपने एडमिशन वगैरह अप्लाई करना आता है, स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना आता है और वीज़ा के लिए अप्लाई करना आता है आफ्टर एडमिशन, ये सारी चीज़ें आपने फिर करनी होती हैं। अभी आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा क्योंकि प्रोफाइल असेसमेंट क्या होती है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। जस्ट मुझे 1 मिनट दें, मैं आपको वो पीडीएफ शेयर करता हूँ। अभी आपको मैंने पीडीएफ शेयर की है जिसमें मैं प्रॉपरली आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अभी आपको मैं ये चीज़ बताने लगा हूँ कि आपको प्रॉपरली कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। वो भी आपने गौर से देखने हैं, ठीक है, अच्छे से समझना है। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। काइंडली मुझे बताइए कि सब लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है। काइंडली जल्दी जल्दी मुझे रिप्लाई दें, मुझे बताएं कि आप सब लोगों को स्क्रीन शेयर है, स्क्रीन नज़र आ रही है। ओके, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो देखेंगे कि वो कहाँ से बनते भी हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि आपके पास सारे ही एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मैट्रिक टू ऑनवर्ड जो भी आपकी लास्ट डिग्री है। अगर आपकी लास्ट डिग्री बैचलर है फिर आपकी मैट्रिक टू ऑनवर्ड बैचलर तक आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। उनमें क्या होनी चाहिए, एक तो मैट्रिक की अगर देख लें तो आपके पास एक तो सनद होनी चाहिए, दूसरा आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। मार्कशीट प्रॉपरली आपको आपका जो इदारा होता है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, प्रॉपरली स्टैंप और साइन करने के बाद। और जो आपकी डिग्री होती है, सर्टिफिकेट होता है, सनद जिसको कहते हैं, वो आपका बोर्ड आपको देता है। वो भी स्कूल में ही आती है, ठीक है, रिसीव आप स्कूल से ही करते हैं बट आपको वो बोर्ड प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेम ऐसे ही इंटरमीडिएट है, ठीक है। इंटरमीडिएट की भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इंटरमीडिएट में आपने एफए की है, एफएससी की है, ए लेवल है आपका, डिग्री होनी चाहिए, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री अगर आपके पास बैचलर है या मास्टर है, उनकी आपके पास प्रॉपरली ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्रीज होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी आप डिग्री नहीं यूज़ कर सकते, डिग्री के साथ आपका मस्ट ट्रांसक्रिप्ट का होना लाजमी है, ठीक है। डिग्री की अगर आपके पास डिग्री नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट है, फिर भी आप नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री नहीं है, फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों चीज़ें होना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं। उसमें आपका जो पासपोर्ट होता है वो होता है सबसे पहले,
ज़ाहिर सी बात है, एक आप थर्ड कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी नेशनैलिटी शो करनी पड़ती है, ठीक है, वो आपका पासपोर्ट होता है। बाज़ तो यूनिवर्सिटी आपसे पासपोर्ट के साथ आईडी कार्ड भी मांग लेती है, ठीक है। पासपोर्ट तो मस्ट है, ज़ाहिर सी बात है, जिन लोगों का पासपोर्ट बनता है उनके पास आईडी कार्ड या बेफाम तो होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने बनवाने हैं। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपसे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लेती हैं, बट आपने प्रॉपरली हर डॉक्यूमेंट बनवाना है। जो आपका एडमिशन के दौरान काम नहीं आएगा वो आपका वीज़े के दौरान काम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी आपका लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। इसमें आपके पास कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि आइल्स हो गया, टोफल हो गया, पीटी हो गया, ठीक है। ये आपने टेस्ट भी आप कर सकते हैं। ये टेस्ट का क्या फ़ायदा होता है? इन टेस्ट का ये फ़ायदा है कि जब आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं ना, ख़ास तौर पे वो कंट्री में जहाँ पे आपके पास स्कॉलरशिप्स वो दे रही है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि स्कॉलरशिप्स के लिए मस्ट उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास यहाँ तो आइल्स होना चाहिए, या पीटी होना चाहिए, या टॉफल होना चाहिए, या ड्यूलिंगो होना चाहिए, या लैंग्वेज सेट। ये सारे टेस्ट हैं, इंग्लिश टेस्ट है, ठीक है। ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती हैं वो आइल्स, टॉफल और पीटी एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। आयल्स तो 100% कंट्री 100% यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ टोफल एक्सेप्ट करती हैं, कुछ नहीं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ पीटी एक्सेप्ट करती हैं, कुछ नहीं। बट आयल्स 100% कंट्रीज़ 100% यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं होता तो आप उस कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो। उसके लिए फिर आपके पास MOI होना चाहिए। MOI होता है दरअसल कि जिस भी लास्ट इंस्टीट्यूट से आपने अपनी क्वालिफिकेशन की है, ठीक है, डिग्री की है, वहाँ से आपने एक लेटर बनवाना होता है जिसके ऊपर एक प्रूव होता है कि इस बच्चे ने जो यहाँ से क्वालिफिकेशन इसकी है वो इंग्लिश मीडियम के अंदर थी, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल प्रूव है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको वीज़ा के लिए चाहिए होता है, नॉट फॉर एडमिशन, ठीक है। मतलब कि बैंक स्टेटमेंट। हर कंट्री की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हर कंट्री की रिक्वायरमेंट अलग होती है कि इतनी बैंक स्टेटमेंट आपने शो करवानी है, ठीक है। तो इसको आपको वीज़ा के लिए चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर होते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए, रिकमेंडेशन लेटर कह दो इनको या रेफरेंस लेटर बोल दो, ये आप MOI की तरह बनवाएंगे, ठीक है। MOI में क्या होता है कि आप अपना इंग्लिश का प्रूफ दे रहे होते हैं, और रिकमेंडेशन या रेफरेंस लेटर में आप अपने लास्ट इंस्टीट्यूट से ही ये भी लेटर बनवाते हैं। बट इसमें दो डिफरेंट टीचर से आप बनवा रहे होते हैं, जिसमें वो अपना डाटा भी एंटर करते हैं और इस चीज़ का रेफरेंस भी देते हैं कि जी वाकई में ये बच्चा हमारे इदारे से इस ईयर से लेके इस ईयर तक था, ठीक है, मतलब कि उसने यहाँ से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया, ठीक है। इन लेटर का ये मकसद होता है और ये भी आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी आप अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद आ गया जी आपका हेल्थ एंड करैक्टर वेरिफिकेशन। ये आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट जिसको हम हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस भी होती है। ये आपको वीज़ा के लिए चाहिए होता है, ठीक है। ये आपको एडमिशन के दौरान नहीं चाहिए होता है। उसके बाद आ जाता है जी आपकी अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन। अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन में क्या होता है और कहाँ से करवानी होती है? ये दरअसल आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना होता है, ठीक है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स से हट के जिनको आपने अटेस्ट करवाना होता है, ठीक है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपके पास मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको आपने अपने बोर्ड से और IBCC से अटेस्ट करवाना होता है। पहले अपने बोर्ड में जाते हैं आप, ठीक है, फिर IBCC में जाते हैं। बोर्ड में जब भी आप चले जाएं आपको वहाँ पे अटेस्टेशन करके दे देंगे। उसी फाइल को आपने फिर IBCC में लेके जाना होता है।
बट मैं आपको बता दूं कि बोर्ड में आप जिस दिन जाएंगे आपको मिल जाएंगे, अगर आप अर्ली जाएंगे तो। बट आईबीसीसी में जाने से पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगी। जिस दिन की आपको अपॉइंटमेंट मिलती है फिर उस दिन में आप जाते हैं और अपना अटेस्टेशन को कंप्लीट करवाते हैं। उसके बाद आती है आपकी बारी बैचलर या मास्टर की डिग्रीज़ की, डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट की। उनको आपने डायरेक्ट एचईसी से अटेस्टेड करवाना होता है। ठीक है, एचईसी से भी आप प्रॉपर पहले अपॉइंटमेंट लेते हो, फिर आपको जिस दिन की अपॉइंटमेंट मिलती है उस दिन आप जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटेस्टेड करवा लेते हो। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स कुछ थे जो आपने कुछ आईबीसीसी से करवाए अपने इंटरमीडिएट के और मैट्रिक के, और आप अपने बैचलर के ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री एचईसी से करवाई। अब इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को जो आपने आईबीसी से करवाए और एचईसी से करवाए, इनको आपने सब डॉक्यूमेंट्स को मोफा से अटेस्ट करवाना होता है। ठीक है, ये आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है जिनको आपने मोफा तक से अटेस्ट करवाना है। अब कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिनको आपको अटेस्ट करवाना पड़ सकता है, ज़रूरी नहीं है बट करवाना पड़ सकता है, जिसमें आ जाता है आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होता है जो आप पुलिस स्टेशन से जाके ले सकते हैं। बाकी उसकी अब सर्विसेज ऑनलाइन है। ठीक है, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, विद इन 2 डे आपको वो ऑनलाइन ही मिल जाता है, उसको आप डाउनलोड कर लेते हो। उसको भी आप मोफा से टेस्ट करवाना पड़ता है। उसके अलावा आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है, ठीक है, उसको भी टेस्ट करवाना पड़ सकता है मोफा से। वो डिपेंड कर रहा है कि आप किस कंट्री के लिए जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हर कंट्री की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट अलग होती हैं। बाकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हर कंट्री के लिए आपको अटेस्टेड ही चाहिए। ठीक है, इवन के कुछ कंट्री के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं अपने ट्रांसलेट भी करवाने होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक यूरोपियन कंट्री है जॉर्जिया। वहाँ पे आपको एडमिशन अप्लाई करने के लिए पहले अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको जॉर्जियन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करवाना पड़ता है, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वैसे आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आपका आता है आपका एप्लीकेशन, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन होती है। ठीक है, आपके अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं तो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन होती है। वो क्या होती है कि अभी तो आपको जस्ट ओवरऑल एक प्रोसेसिंग का बता रहा हूँ कि कैसे कहाँ पे कौन सी चीज़ होती है। ठीक है, अभी आपको कंट्री वाइज हर चीज़ इंशाल्लाह बताई जाएगी। ठीक है, अभी जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। फिर जब आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होती हैं या आप जिस स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, पासपोर्ट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, या जो भी रिक्वायर्ड होती है उस कंट्री के लिए, फिर आप अप्लाई करने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हो। ठीक है, उसमें यूनिवर्सिटी का फॉर्म हो सकता है, आपको बताता हूँ कि अब 3 से 4 भी होते हैं अप्लाई करने के। कुछ कंट्रीज़ होती हैं उनका एक इकट्ठा ही पोर्टल बना होता है। ठीक है, जैसे कि आप ले लो कि इंटरनेशनल पोर्टल होता है उनका, जिसमें हर यूनिवर्सिटीज़ उस पोर्टल के ऊपर होती है। जस्ट आपने वो वन जस्ट वही एक पोर्टल ओपन करना है और उसी पोर्टल के ऊपर आपने अप्लाई करना होता है जिस भी यूनिवर्सिटी में करना चाह रहे हैं। एक ये मेथड होता है। दूसरा मेथड ये होता है कि आपने हर यूनिवर्सिटी की पर्सनल वेबसाइट होती है, जैसे कि आप अगर पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं, करते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, तो हर यूनिवर्सिटी की पर्सनल वेबसाइट होती है जिसमें आप जाके अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक ये वे होता है। थर्ड वे होता है कि आप प्रॉपरली उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म डाउनलोड करते हो और उस यूनिवर्सिटी की जो ईमेल होती है रिक्वायर्ड, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की या एडमिशन काउंसलिंग की या एडमिशन का जो भी प्रोसेस कर रही होती है उनकी टीम, उनकी ईमेल होती है। उस ईमेल के ऊपर आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल अप करके और अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके और जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो चीज़ें सारी, अपनी ईमेल, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे उनको मेंशन करके अपनी चीज़ें फॉरवर्ड कर देते हैं बाय ईमेल, इसको कहते हैं। ठीक है, बाय वेब मेल। ठीक है, उसके बाद आता है जी आपका एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट प्रूफ। ठीक है, ये भी एक जब आप अप्लाई करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए तो कुछ कंट्रीज़ होती हैं जिसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी एप्लीकेशन फ़ी होती है। जैसे कि आप पाकिस्तान में कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कहीं पे ये देखनी पड़ेगी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की 500 रुपया फ़ीस होती है, कहीं पे 1000 होगी, कहीं पे 2000 होगी, कहीं पे 1500 होगी।
ठीक है, इसी तरह उनकी भी एप्लीकेशन फ़ी होती है। अगर है ठीक है, अदरवाइज़ ज़्यादातर आप देखेंगे कि उनकी नहीं होती है। ठीक है, वो आप अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बाकी इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये आलमोस्ट आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। जो आपने किसी भी स्टूडेंट को अगर गाइड करना है, वो आपसे पूछेगा कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इनिशियल एडमिशन अप्लाई करने के लिए, तो आपको कम से कम ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। या आप अपने लिए करना चाह रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से आपके पास इनिशियल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपको एडमिशन अप्लाई करने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, आपको मैं अगेन बता देता हूँ, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कुछ कंट्रीज़ आपको कहते हैं कि आप हमारी लैंग्वेज के अंदर अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करें और अटेस्ट करवाएं फिर अप्लाई। वो आपको ऑलरेडी पता होता है जिस कंट्री के लिए आप अपने आप को सजेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर हुए फिर। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि मैंने टाइम से पहले इनको ट्रांसलेट कराना है, टाइम से पहले इनको अटेस्टेड करवाना है। ठीक है, उनको अटेस्टेड वैसे आपको नहीं करवाना पड़ता, उनको नोटराइजेशन करवाना पड़ता है। वो आप किसी भी कचहरी में जाते हैं या अपने तहसील की कचहरी में जाते हैं, वो वहाँ से हो जाते हैं नोटराइजेशन। ठीक है, बाकी आपको चाहिए होते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं। प्रॉपरली आपकी सीवी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो आज जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा इम्पोर्टेंट होता है जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपका एडमिशन कितने परसेंट चांसेस हैं। एक तो आपका जो यूनिवर्सिटी होती है, लास्ट यूनिवर्सिटी कह दो या अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन कह दो, उसमें मार्क्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी चीज़, आपके पास जो एसओपी होता है, एसओपी दरअसल होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मतलब कि आपका क्या पर्पस है इस कंट्री में अप्लाई करने के लिए, क्या पर्पस है, आप क्यों यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में फ़लाँ कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं। इसको आपने प्रॉपरली एक लेटर के अंदर एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, वाई यू अप्लाइंग दिस कंट्री, वाई यू अप्लाई दिस कंट्री, वाई यू अप्लाई इन दिस कोर्स। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा उसमें आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखना होता है, अपना एक्सपीरियंस लिखना होता है। प्रॉपरली आपने एक अच्छा सा एसओपी प्रिपेयर करना होता है। और थर्ड, आपने अपनी जो सीवी होती है उसको वेल प्रिपेयर करना होता है। उसमें आपने अच्छा सा आपने अच्छी सीवी वही होती है जो अच्छी रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें, ठीक है, अच्छे से रीडेबल जो होती है चीज़ें। कई सीवी होती हैं उनमें डाटा ही इतना पुट कर दिया जाता है कि बंदा गौर से पढ़े फिर उसको समझ आ रही होती है यहाँ पे ये चीज़ लिखी है। आपकी प्रेजेंटेशन ही सीवी में इस तरह की होनी चाहिए, प्रॉपरली हेडिंग बना के उसको पता चल जाए ये इसका एक्सपीरियंस है, ये इसकी एजुकेशन है, ये इसकी स्किल्स हैं, ये इसके पास सर्टिफिकेट है और ये इसके पास फलां स्किल्स हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़, अगर आप यूरोप में देखना चाह रहे हैं तो आपको जो सीवी है वो यूरोपास सीवी बनानी पड़ेगी। ठीक है, वो भी आपको एक ऑनलाइन वेबसाइट है यूरोपास की, वहाँ आपको मैं लिंक भी शेयर कर दूँगा। ठीक है, आप उस वेबसाइट से जाके अपनी सीवी बनानी है आपने। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई दूसरी सीवी यूज़ करेंगे यूरोप में अप्लाई करने के लिए, आपको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, जी जी, इंशाल्लाह आपको मैं ये सारी पीडीएफ इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो ये कुछ इनिशियल चीज़ें थी, आपको पता चल गया कि इस कोर्स का क्या फ़ायदा है, इसमें क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा इनिशियल कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर इस चीज़ के रिलेटेड आप लोगों में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अगर किसी का इस जितनी भी आपको चीज़ें बताई गई हैं उनसे किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जी जी, आपको एक तो जो लेक्चर है वो रिकॉर्डिंग में भी सेंड किया जाएगा प्रॉपरली,
और जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी सिखाई जाएंगी उनकी प्रॉपर आपको पीडीएफ भी शेयर की जाएगी। ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है? देखिए, ट्रांसक्रिप्ट आपके पास दरअसल मार्कशीट को कहते हैं। अगर आप मैट्रिक की देखें, मार्कशीट देखें जिसके ऊपर आपके नाइन्थ और टेंथ के मार्क्स लिखे होते हैं हर सब्जेक्ट वाइज, तो वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होती है। उसको मार्कशीट भी कहते हैं, ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं, ठीक है। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बाकी आप मुझे फिर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मुझे ये बता दें कि आप सब लोगों को सारी चीज़ें ओके हैं, समझ आ गई हैं, ताकि मैं देख सकूं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो सारे एक्टिव बैठे हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने सीखी हैं। ओके ओके ओके। ओके ठीक है जी, इंशाल्लाह ये आपको प्रॉपर पीडीएफ शेयर की जाएगी, ठीक है। आपने प्रॉपरली उसको रीड करना है, ठीक है। ये जितना भी आपको डाटा देखिए मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, जो मैं पीडीएफ शेयर करा करा करूँगा डेली वाइज, वो आपने खुद रीड आउट करेंगे, उससे आप सारी चीज़ें सीखेंगे, देन ही आप प्रॉपर इस फील्ड के अंदर कामयाब हो पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास इनफ डाटा है, आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन है किसी भी कंट्री की या किसी भी फील्ड की, तो देन आप किसी थर्ड बंदे को गाइड कर सकते हैं। आप अगर किसी भी चीज़ के ऊपर खुद कंफ्यूज हैं, खुद आपको आइडिया नहीं है, तो आप उसको ना तो उसको प्रॉपर गाइड कर पाओगे, ना ही उसको कोई अच्छा ऑप्शन दे पाओगे, या तो आप उसको कोई गलत ऑप्शन की तरफ ले जाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो भी आपको पीडीएफ शेयर की जाए ना, तो प्रॉपर उसके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको अपने माइंड के अंदर रखना है, सारी चीज़ों को। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस कोर्स के एंड के ऊपर जब आप डेली वाइज जो भी आपको पीडीएफ मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होंगी, तो इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि मैं कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए अगर जाऊं तो मुझे कोई बंदा रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।